अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैंने उसकी हत्या नहीं की थी। शायद मुझे क्षमा कर दे वो। एक गुमनामी बाबा जिन्हें कहा जाता था कि ये सुभाष चंद्र बोस ही हैं। मुख्तार ने ये कहा कि ये मेरी हत्या करा देंगे। यही चीज अतीक ने भी कहा, ये मुझे मरवा देंगे। आजम खान हनुमान जी की मूर्ति को देख के भड़क गए थे। अगर हिम्मत हो तो मुझसे आके बात करें। 1.5 इंच की मूर्ति में ही आपको सारा कानून याद आ गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दिद्दावर पैदा। आज हमारे साथ हैं यूपी के एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके नाम से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी खौफ खाते थे। एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्हें आपने अलग अलग चैनलों पर देखा होगा। एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्हें मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर के खिताब से नवाजा जा चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर। सर, स्वागत है आपका। बड़ी कृपा की डॉक्टर वंदना जी कि आप पधारी। ऐसी परम विदुषी पत्रकार का आगमन मेरे लिए उत्सव से कम नहीं है। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। सर, वैसे तो आपकी इतनी उपलब्धियां हैं जिसका हम सिलसिलेवार तरीके से सभी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे थे आपके पूरे कार्यकाल की, तो उसमें देखा कि आपने पूरे कार्यकाल के दौरान बहुत ही साहस और पराक्रम दिखाया। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सारी जो खूबियां हैं वो बचपन में डाल दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आपके माता पिता का भी कुछ योगदान तो ज़रूर रहा होगा, तो उनके बारे में बताइए कुछ। डॉक्टर वंदना जी, मैं तो यही कहूँगा कि माता पिता ने हमको बहुत स्नेह, बहुत प्यार, इतना लाड़ और इतना प्रयास किया कि घर में जो पुस्तकें आती थी, पत्रिकाएं आती थी, वो दिखाती थी कि आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है। अगर हिंदी की बात करें तो निहारिका, सरस्वती अब तो खैर प्रकाशित होना बंद हो गई है, कल्याण, और अंग्रेजी की रीडर्स डाइजेस्ट और इम्प्रिंट। खूब पठन पाठन का बड़ा हमारे यहाँ परंपरा थी। और जिम का ज़माना नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि श्री हनुमत निकेतन व्यायामशाला वहाँ भेजा जाता था, जहाँ पहलवानों के साथ रियाज करना, दंड बैठक, मुकद्दर भांजना, कुश्ती करना और शरीर सौष्ठव पे। और इतना मजबूत बना देते थे गुरुजी कि प्रातःकाल ही पहुँच जाता था 5 बजे, और उस ज़माने में 2 घंटे अखाड़े में रियाज करता था। तो माता पिता ने अखाड़े में तो भेजा, लेकिन ये ज़रूर कह दिया था कि जब 17 साल का हुआ कि कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी है, और वो चीज़ें हैं सिगरेट, शराब, और ये अगर प्रेम संबंध वगैरह अगर बनाना है तो इस घर में तुम्हारे ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, ये समझ लो। ये उनकी प्राथमिकता बिल्कुल माता जी की स्पष्ट थी। और जहाँ तक शौर्य की बात है, जहाँ बहादुरी की बात थी, तो उनका जब अंतर्मन निर्मल होता है, आदमी स्वयं वीर हो जाता है। जब अंतर्मन मलिन होता है, मन में कुंठा या फरेब होती है, तो वो शौर्य आएगा नहीं। लेकिन जब चरित्र निर्मल हो, मन मस्तिष्क निर्मल हो, तो शौर्य का प्रागट्य स्वतः हो जाता है। सर, ये देखा गया है कि जो आम आदमी है वो पुलिस के पास जाने से डरता है, और जो रसूखदार है वो ये मान के चलता है कि पुलिस उसकी जेब में है। और दूसरी तरफ एक जो दरोगा है, इंस्पेक्टर है, उसके पास आलीशान बंगले हैं, गाड़ियां हैं। तो ये कैसे हो रहा है? आपके प्रश्न के 3 भाग हैं। पहला भाग ये है कि सामान्य व्यक्ति थाने नहीं जाता है, क्योंकि थाने की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था 1861 में सामंती बनाई गई थी। सामान्य व्यक्ति छोड़िए, भूत भी थाने जाने घबराते हैं। आपने भूतहा महल सुना होगा, भूतही हवेली सुनी होगी, भूतहा थाना नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ भूत भी जाने से घबराते हैं। सामान्य व्यक्ति जब जाता है तो वहाँ पर बड़ा भयाक्रांत रहता है। नाना प्रकार की विचित्र आवाज़ें आती हैं, विशेषकर रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें, चीख पुकार। तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर भूत प्रेत विशेषांक हमें लिखना हो तो हम कुछ नहीं करते, थाने के बाहर बैठ जाइए। आपकी जो वहाँ की चीत्कार और वहाँ का जो एक वातावरण एक इस तरीके का भयावह होता है, तो भूत प्रेत विशेषांक हमने, और मैं रियल लाइफ बता रहा, थाने की दूरी पे बैठ जाता हूँ और हमारी एक जो है 2-3 कहानियाँ तैयार हो जाती 2-3 घंटे में। लेकिन इसके पीछे जो सामंती सोच है, जो सामंती व्यवस्था है,
लेकिन अब संतोष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नारीमन ने कहा है प्रत्येक थाने में सीसीटीवी लगेगा। ये बात दूसरी की लगा कहीं नहीं, और जहां लगा है तो उसके ऊपर लोग गमछा टांग देते हैं जिससे कि वीडियो कवरेज वगैरह ना होने पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है और एक ज़िले में छापा भी पड़ा है, तो सावधान रहें। दूसरी चीज़, ये जो दूसरी गहरी बीमारी है कि इंस्पेक्टर सिपाहियों के पास 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। कानपुर में एक डिप्टी एसपी के पास 500 करोड़ की संपत्ति, 20 साल कानपुर में पोस्टेड रहे। ये जो इंस्टीट्यूशनल रॉट मैं इसको कहता हूँ, हम लोग के टाइम में ये सब संभव नहीं था। हम लोग के टाइम में ये सब संभव नहीं था। और वहाँ पर ये देखा जाता कि जैसे डीआईजी थाने का मुआयना करने गया, एसपी थाने का मुआयना करने गया, और उसने देखा हर एसओ के क्वार्टर के बाहर किचन गार्डन की व्यवस्था होती थी। अगर किचन गार्डन नहीं लगा है, या उन्होंने देखा कि लगता है दरोगा जी आपको बैगन का दाम क्या चल रहा है आजकल, टमाटर का दाम क्या चल रहा है, सर मालूम नहीं। मालूम कि खरीदोगे तब तो मालूम होगा, उगा तुम रहे नहीं हो, दाम तुम्हें मालूम नहीं है। इतनी सी चीज़ पे जैसे मेरे सामने इस तरीके से उनकी धुलाई और सेवा हो जाती थी। कोई अगर महंगी घड़ी लगा ले, रोलेक्स वगैरह, रोलेक्स की तो हिम्मत नहीं थी, कोई महंगी घड़ी लगा ले, कितने की घड़ी है ये दरोगा जी? सर वो ससुराल से दहेज भी लिया है तुमने, दहेज भी लिया, वो भी तो जुर्म है। और उसके बाद तो मैंने कई जगह इसको बताया भी था कि हमारे गुरु स्वर्गीय BS बेदी SSP प्रयागराज थे तत्कालीन इलाहाबाद, मैं बैठा था क्योंकि तब ट्रेनिंग में बैठते थे। तो एक दरोगा जी आया, सलाम किया कि सर ये मेरा विवाह हुआ, मैं मिठाई लाया हूँ। तो उन्होंने एक छोटा सा लड्डू का एक पीस लिया, आधे का आधा, उसमें से थोड़ा हमें दिया और थोड़ा खुद खाया। भाई बहुत बहुत आशीर्वाद। और अपनी जेब से, जब मिठाई 4 रुपए किलो थी, वो हो सकता है मेवे वाली तो 8 रुपए किलो होगी, उनको 100 रुपए दिया कि लो भाई शगुन है तुम्हारा। उनका तुम्हारी ये सोने की और डायमंड की अंगूठी है? उनका जी सर, वो शादी में मिली है। अच्छा, तो तुम और बहू तो फिर हनीमून पे भी गए? उनका जी गए। कहाँ गए हैं? कश्मीर गए हैं। अच्छा, AC फर्स्ट में गए हो गए? अब सब ससुराल ही सब करेंगे। जी सर। स्टेनो बाबू, तब अंग्रेजी का ज़माना था, घंटी बजे। By his own admission, sub-inspector so-and-so confessed that he took a diamond 1,200 rupees from his in-laws and also went on a honeymoon along with his wife, availing a first-class AC facility, which was also financed by his in-laws. By his own confession, he accepted dowry, which is against the government servant conduct rules, as also that he is living beyond his means. ASP to conduct an inquiry against him. Till then, he is placed under suspension. तो दरोगा जी, आपको मैं अभी सस्पेंड करता हूँ, आपकी होगी जांच, आइंदा ख्याल रखिएगा। ये आपके जो पर निकल रहे हैं, बेदी ऐसे लोगों के पर कतर देता है, समझ रही हैं? और माफ़ी का खाना नहीं होता था, कोई इत्र वित्र लगा करके भी कुछ चले आए, बड़ा अच्छा इत्र है सर, ये ओल्ड स्पाइस है, ये पैको रबैन है, बड़े ठसक साहब को पसंद आ गया। बेशर्मो, किसको रिझाने जा रहे हो? अपनी शक्ल देखिए तुमने। और जैसे गीज़र से पानी आता, पहले ठंडा, फिर गुनगुना, फिर खौलता होगा, और ऐसा जलील करते हैं। सैनिकों के पास से गन पाउडर की गंध आनी चाहिए, खुशबू तिले पुलेर, नवाब वाजिद अली शाह की नाजायज़ औलाद। यहाँ तुम्हारे ऐसे लोगों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो वो देख लेते थे लिविंग बियॉन्ड मीन्स, शौकीनी, किसी भी तरह की कोई चीज़ अगर है लिविंग, तो तुरंत वहाँ पे कार्रवाई हो जाती थी। वहाँ किसी तरह का कोई माफ़ी का खाना नहीं होता था, डिसमिसल हो जाते थे। एक IPS ऑफिसर जापान गए ट्रेनिंग में, लौट के आए, कैमरे की ड्यूटी नहीं भरी, कस्टम वालों ने पकड़ लिया, रिपोर्ट भेज दी सरकार को। बताइए क्या हुआ? डिसमिसल। और डिसमिसल चूंकि हो गया, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर डिसमिसल। वो कहते थे यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पर्सन हु इज ऑन द जॉब हैज़ टू कंडक्ट हिमसेल्फ ऑनरेबली, विथ इंटेग्रिटी, विथ ऑनेस्टी। तो और वो हम तब ऐसा कर सकते हैं जब हम खुद ईमानदार हों, जब हम खुद ईमानदार होंगे। अब आज के पेरेंट्स की बात कर लें, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए कि पापा हम उस दिन छोड़ देंगे जिस दिन आप छोड़ देंगे। तुम बहुत इधर उधर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हो, उनके पापा मैं तो सिंगल हूँ,
आपको क्या औचित्य है कि मम्मी के रहते हुए आप दो दो गर्लफ्रेंड से बात करते हैं? ये पेरेंट्स को भी देखना होगा कि पहले, इससे पहले कि हम किसी के ऊपर कहें, यू शुड बी ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड। सर, एक नाम है वो जब जब लिया जाता है तब तब आपका जिक्र ज़रूर आता है। गेस कीजिए किसका? अतीक अहमद। और अभी तो फिल्म भी आ रही है, तो आपने देखी है धुरंधर? हाँ, धुरंधर 1 देखी, ज़माने बाद, दशकों के बाद उनका बड़ी अच्छी फिल्म आई है, तो मैं भी गया देखा और फिल्म अच्छी है। अच्छा, तो अभी आप धुरंधर 2 देखेंगे, उसमें अतीक अहमद का एक अच्छा खासा रोल है। अतीक अहमद का जब भी नाम लिया जाता है तो आपका नाम ज़रूर आता है, वो आप बताइए कि कैसे, और उनकी मतलब एक तो ये कि अतीक अहमद को आपसे इतना खौफ क्यों था? देखो, हमारी किसी से रंजिश नहीं है, मैं अपने को अजातशत्रु मानता हूँ। मुझे सरकार ने एक टास्क दिया है और पूरी निष्ठा के, पूरे मनोयोग के साथ मैंने प्रयास किया है कि उसको पूरी तरह से संपादित करूं। मेरे किसी काम में कोई मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। जब अधिकांश मैं वेस्टर्न यूपी में ही रहा हूं, तो लोग मुझे समझते भी हैं कि मैं जाट हूं, गुर्जर हूं। फूलन देवी जी समझती थी कि मैं मल्ला हूं, और बहुत लोग को समझते, लेकिन मैं कुछ भी नहीं और मैं सबका हूं। अब जब पूर्व में हमारी पहली पोस्टिंग हुई तो मुख्तार ने ये कहा कि ये मेरी हत्या करा देंगे, यही चीज़ अतीक ने भी कहा, ये मुझे मरवा देंगे। तो वो चीज़ आप अर्न करते हैं। ये अगर दहशत अगर है, हालांकि मैंने किसी से नहीं कहा, मैं आवाज़ भी ऊंची करके बात नहीं करता था, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहा कि शाइस्ता परवीन जब उसने, अशरफ ने, जब मेरे डीजी बनने के तीसरे दिन मदरसे मिलने आई थी, हाँ, जब मदरसे पे उसने, अशरफ ने दीवार तोड़ करके कब्जा किया, बच्चियों के यतीम खाने पे गैंग रेप किया, तो मेरा पहला ही यही था कि अब इनका जो है रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। अब गैंगस्टर एक्ट, NSA और प्रॉपर मुकदमा लिख के इनको कर दीजिए तबाह, इनको तबाह कर दीजिए। अशरफ को कीजिए गिरफ्तार और इनको भी कीजिए, सांसद महोदय को भी, ये भी जाएंगे जेल, इनको कोई बचा नहीं पाएगा। हमने कहा आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कान खोल के सुन लीजिए, आपको कोई अब बचाने वाला नहीं। आपने दरअसल रॉन्ग, पहले आप क्या करते थे मुझे नहीं मालूम, ये मेरा आपसे पहला वास्ता है और मैं आपको बता दूंगा, मैं DGP रहूं या न रहूं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिसने ये किया है उसका परिणाम क्या होगा। तो उनकी वाइफ, छोटा जो असद उनका बेटा था, बड़ा मासूम छोटा सा बच्चा था, ये दफ्तर में मिलने, उन्होंने टाइम लिया। हमने कहा भाई ये, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बेवा नहीं होना चाहती। उनका कौन शरीफ आदमी चाहेगा कि कोई बेवा, सब राजी खुशी रहे, लेकिन आप बेवा होंगी या नहीं होंगी इसका फैसला आपके शौहर को करना होगा। अगर शौहर बेकरार हैं कि वो मरना ही चाहते हैं पुलिस की गोली से, तो मैं उनको मायूस नहीं करूंगा। वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा प्रसाद देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा बड़ा आसान और मुफीद मशवरा आपके ज़रिए उनको पहुँचा दीजिएगा कि मुझे ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है, शांत होकर के कानून का पालन करें जैसे पहले करते थे। मेरे हटने के बाद फिर शुरू कर दीजिएगा, लेकिन मेरे रहते अगर आपने किया तो आप मान के चलिए फिर मैं चूकता नहीं। सर, अभी बातचीत के दौरान आपने फूलन देवी का जिक्र किया। उनको अक्सर बैंडेड क्वीन का एक खिताब मिला हुआ है, एक फिल्म भी बनी उनके ऊपर। आपका कभी उनसे आमना सामना हुआ हो और क्या बातचीत? गोली भी चलाई आमने सामने में। SP हमीरपुर था तब भी चली, कानपुर देहात के एरियाज़ में पुलिस कैजुअल्टी भी हुई। रामायण सिंह इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी। हमारे ADG BP सिंगल साहब वहीं बैठ करके ऑपरेशंस को गाइड करते थे। विजय शंकर तिवारी जालौन में रहते थे। फिर उनके जाने के बाद उमाशंकर वाजपेयी जी आए, वो SP जालौन बने, मैं SP हमीरपुर था। खूब जम के गोली चलती थी विक्रम मल्लाह, फूलन देवी, मुस्तकीम गैंग से, लेकिन ये उनका भाग्य था कि वो बस्ती चली गई बराबर। उसके बाद हम लोगों ने जब घेर करके उनके गैंग को नेस्तनाबूद कर दिया, फिर मध्य प्रदेश वालों ने हमसे, अच्छा शायद उनका संपर्क था, उनका आत्मसमर्पण DG चतुर्वेदी साहब ने मध्य प्रदेश में करा दिया, सांसद भी हो गए। तो मैं IG STF हुआ तो DGP मुख्यालय बैठता था, तो आती थी मिलने अपने अपने छोटे मोटे कामों के लिए। लेकिन कहा कि भैया आज सर में बड़ा दर्द हो रहा है, कोई गोली मंगा दो दर्द वाली। तो हमने डिस्पेंसरी रहती ही थी, डिस्प्रिन मंगाई और कहा एक बिस्किट खा लीजिए, वो खाली पेट दवा नहीं खाई जाती, तो बिस्किट खाई। अब 10 मिनट, अब तो दर्द ठीक होंगे। देखिए क्या ईश्वर की लीला, देखिए कभी हम एक दूसरे के ऊपर, आप SLR से गोली झोंकती थी, मैं LMG से गोली झोंकता था, आज मैं डिस्प्लिन की गोली आपको गोली दे रहा हूँ। तो ये प्रकृति के अंदर खाने से बहुत ही सौम्य
बहुत ही सुलझी हुई महिला थी और उनके ऊपर जो बहबई कांड हुआ था और उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र शायद उनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई। जी सर। सर अक्सर ये कहा जाता है कि कानून सबूत मांगता है, बहुत सी फिल्मों में भी ऐसा दिखाया गया है, लेकिन एक केस आपके सामने आया जब सबूत जो थे वो अपराधी के खिलाफ थे और उन्हें जेल हो गई और बाद में पता चला कि वो निर्दोष थे और उन्होंने आपको बताया, तो इस घटना के बारे में बताइए। शायद आप बता रही हैं कि शायद डाउरी का एक केस था, आगरा का नया एक्ट आया था, एंटी डाउरी एक्ट, दहेज उन्मूलन अधिनियम, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी गेस्टेड ऑफिसर करते थे। मैं भी नया था, इन्वेस्टिगेट किया और गांठ करके एविडेंस लिया, और जब एविडेंस का आदमी देता है तो दूसरा पक्ष शपथ पत्र भी देगा, और तब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती थी कि तिलक पे कुछ पैसे भी आए, तब ये भी नहीं होता था कि कोई बड़ी चीज़ है कि किसी ने 2 व्हीलर भी दे दिया। अब वो सब चीज़ें साक्ष्य मिल करके उसको ये बताया, लेकिन बाद में जब मालूम पड़ा, क्योंकि एविडेंस पूरा था, डॉक्यूमेंट्री भी था, ओरल भी था, सर्कमस्टेंशियल भी था, तो चार्जशीट लगी और लीगल ओपिनियन लेने के बाद लग भी गई, उसको सज़ा भी हो गई। तब उसने एक दिन कहा कि मैं आईओ से मिलना चाहता हूँ। तो मैं आई था कि सरकार आपने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब आप मुझे कुछ दे भी नहीं सकते हैं, ना आप कुछ ले सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है सर, छोड़ो खैर कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मैंने उसकी हत्या नहीं की थी। आप इतने भावुक हो गए कि कुछ चीज़ें डॉक्टर वंदना आपकी अंतरात्मा पे हमेशा बोझ रखते हैं, शायद मुझे क्षमा कर दे, वो जहाँ कहीं हो मैं माफ़ी मांगता हूँ। सर मुझे लगता है कि आप हृदय से कतई इस तरीके के आदमी नहीं हैं, आपने कोई भी ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि जब शुरुआत में ये डाउरी के केसेस आने शुरू हुए तो शायद कोई भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करके कि गहराई में जाग करके जो अंडर करंट था, सामाजिक परंपरा थी, मोटरसाइकिल दी जाती थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, 100, 200, 1000, 2000 रुपये सब जाके देते थे, उसकी फ़ोटो खींचती थी, गांवों में दिखाते थे कि हाँ भाइयों, सबसे बुजुर्ग होता था, नोट की गड्डी गिन करके थूक लगा लगा करके, और ये कहता था भाइयों देखिए चिरंजीव विनय के तिलक में देखिए, हाँ 11,000 रुपये मिले। ये क्या मालूम था कि कहीं अगर वो लड़की पक्ष नाराज़ हो जाए तो वही आपके गले में फांसी का फंदा बन जाएगा, और यही हुआ। मैं आपको जो बता रहा हूँ एविडेंस, उन हर चीज़ की फिल्में, उन चीज़ की फ़ोटोएं, उन हर चीज़ों के, मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन, उसका पैसा उसके ससुर ने भरा था, जो किसी ने कहा था भाइयों देखिए ये चिरंजीव फलाने के ये 11,000 रुपये नगद मिले हैं। अब 11,000 हो 11 लाख हो, दहेज तो फिर दहेज ही है। जी सर, एक वाकया है जिसमें आजम खान हनुमान जी की मूर्ति को देख के भड़क गए थे, वो क्या वाकया था? एसएसपी कानपुर हूँ मैं, और बहुत बड़ा दंगा होता है, और आजम खान साहब कद्दावर मंत्री थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। बैठकों में बुलाया जाता था यदा कदा, तो बैठकों में जाते थे, तो कर्फ्यू का ज़माना था, लोगों को नहीं साधन मिलता था, तो मेरे साथ चूंकि एसएसपी था, एक जीप भी होती थी, तो मैं जीप पर जाता था। कुछ जो जनता के व्यक्ति जिनको जाना होता था मीटिंग में, उनको अपनी कार में बैठा देता था, एम्बेसडर में, और उस कार में ये लोग जब जाते थे तो उन्होंने मंत्री जी से शिकायत की कि साहब ये कार क्या, ये तो चलता फिरता मंदिर है, इनके साथ बसते रहते हैं भजन, हनुमान चालीसा चलता रहता है, और इसमें तो साहब हनुमान जी की बिल्कुल आदमकद मूर्ति, भाई एम्बेसडर गाड़ी में आदमकद मूर्ति कहाँ से आ जाएगी, पहले तो हमें ये समझा दें। एक छोटी सी जैसे मूर्ति होती, मुश्किल से 1.5 इंच की, वो वहाँ लगी हुई थी, और वो मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे आडंबर में किसी इस तरीके के शो में मुझे विश्वास नहीं है। मेरे पूर्वाधिकारी के टाइम पे वो गाड़ी आई थी, उन्होंने ही लगवाया था, तो वो ठीक है। अब उन लोगों ने जाके मंत्री जी से शिकायत की, तो मंत्री जी के शायद किसी आदमी ने हमारे ड्राइवर से कहा कि भाई ये तो आप लोग नियमों का उल्लंघन कर रही है, कौन सा तरीका कि अब गाड़ी में मूर्ति वूर्ति लगाए हुए हैं, हटवाइए इसको। तो ड्राइवर ने हमसे कहा, देखो भाई मूर्ति लगवाई नहीं, लेकिन मूर्ति हटेगी भी नहीं, ये मूर्ति अब हटेगी भी नहीं, ये बता देना। जिसने भी कहा है, अगर हिम्मत हो तो मुझसे आके बात करें। 1.5 इंच की मूर्ति में ही आपको सारा कानून याद आ गया, 1.5 इंच की मूर्ति में सारा कानून की, अब आपके सारे अरमान उस 1.5 इंच की मूर्ति में हो गए। अब ये बता देना कि एसएसपी साहब ने कह दिया मूर्ति नहीं हटेगी, लेकिन ये बात दूसरी कि एसएसपी साहब ही हट गए तो ठीक है,
तो एसएसपी तो उसके लिए तैयार ही, हम तो हटने ही के लिए जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा है, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने, आते ही कहलाता है जाने वाला, आते ही कहलाता है जाने वाला। तो बस ठीक है, अधिकारी तो आता ही है तबादले के लिए, उसमें कौन सी बड़ी क्रांतिकारी बात हो गई। जी सर, अभी आपने अमिताभ बच्चन जी का जिक्र किया, तो मैं उसी से रिलेटेड एक वाक़या आपसे समझना चाहूँगी कि अमिताभ बच्चन जी की किडनैपिंग की कोशिश की गई थी, वो क्या वाक़या था? एक बड़ा शातिर बदमाश था, कस्बा राठ, जिला हमीरपुर का, राजू भटनागर। वो एक इतना शातिर दिमाग, जिसको कहते हैं चलता फिरता चाल सोबराज और नटवर लाल का सम्मिश्रण हो तो राजू भटनागर, दोनों का अगर मिक्सचर कर दें, किडनैपिंग फॉर रैंसम में उसकी महारत होती थी। तो एक किडनैपिंग उसने हमीरपुर की, जो सबसे बड़ा व्यवसायी था, और इतना बड़ा व्यवसायी था कि पीएमओ से लेकर के सीएम के यहाँ से आगे इनकी बरामदगी कीजिए। खैर एड़ी चोटी करके डाला तो वो बरामद हो गए सेठ जी। तो सेठ जी जब बरामद हो गए तो सेठ जी से कहा कि अब आप आकर के जरा प्रेस वार्ता, क्योंकि आग का ज़माना तो था नहीं लाइव, तो पत्रकारों को बुलाया, सबको बुलाया गया और सबको बैठा करके कहा, आप सेठ जी आप कहते हैं कि पुलिस की बहादुरी के कारण मैं बिना पैसा दिए पुलिस, मैं पुलिस का और पुलिस फोर्स का बड़ा आभारी हूँ, डीजीपी का बड़ा आभारी हूँ। उनका सेठ जी अपना पूरा 5 लाइन लिख करके आए थे, निकाला। ये लाइन क्यों निकाल रहे भाई, ये सब क्या है? अब आज भी मुझे उनकी याद है, मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब वह उद्वेलित हो करके एकांतवास करने लगता है। मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, मैं दरअसल एकांतवास में चला गया, तो भ्रमवश लोगों ने कहा कि शायद मेरा अपहरण हुआ है। हम लोगों ने यही कहा, अभी पत्रकारों को जाने दो, फिर मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब उसको जीवन पर्यंत पश्चाताप होता है। तो उसकी बात हमने कहा, भाई सेठ जी ये क्या, सर आप तो चले जाओगे यहाँ से, और अगर मैंने एक शब्द कहा तो आप क्या चाहते मेरा दोबारा अपहरण हो जाए? इतना टेरर था राजू भटनागर का। उसने दिखा पड़ा कि जा तो रहे हो, एक भी शब्द अगर मेरे खिलाफ लिया तो इस बार तुम्हारे बेटे 2 का अपहरण होगा, और अपहरण नहीं होगा, हत्या भी होगी। तो सेठ जी अपनी लाइन लिख, कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि वो एकांतवास में चला जाता है। अब राजू भटनागर का मोडस ऑपरेंडी अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग का, हमीरपुर, तत्कालीन इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में उसके लिंक थे। इष्ट मंडली के जरिए उसने ऐसी प्लानिंग की थी कि कोई कवि सम्मेलन या कुछ तरीके का आयोजन, बिल्कुल पूरा पैसा दे करके इनवाइट करो, इनवाइट करने के बाद अपहरण करो और फिर रैंसम लो। खैर वो मटीरियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले कभी कभी मनुष्य के जीवन में तो गैंग के सारे ताना बाना, उनके रिश्तेदार उनका हो गया, सबके यहाँ छापा पड़ गया। तो शायद तभी वहाँ बात खुली कि अमिताभ बच्चन नेक्स्ट टारगेट थे इनके। अच्छा, खैर गिरफ्तार हुए, ये गिरफ्तार होकर के ये जेल भेजे गए राजू भटनागर। तो राजू भटनागर ने भी एक सुप्रीम कोर्ट को एक आवेदन पत्र भेजा कि एसएसपी विक्रम, तब मैं एसएसपी था, विक्रम सिंह ये कह रहे हैं कि तुम अपने को जेल में सुरक्षित न मानो। भाई जेल में तो ठीक है, हम तो नहीं आएंगे, लेकिन जेल में सांप भी निकल आते हैं कभी कभी, और ऐसा न हो कि कोई तुम्हें सांप वाप डस ले, फिर हमारा नाम मत लेना। तो ये पूरी तरीके से साहब हमारी हत्या सांपों के जरिए करा देंगे। तो हमारे आईजी साहब आज जांच करने, उनका भाई ये आपके खिलाफ एप्लीकेशन है, कि आपको क्या कहना है? सर कपोल कल्पित, मैं कुछ सपेरा हूँ, मैं हूँ पुलिस अफसर, मैं सांप पकड़ के डाल दूंगा, ये कौन सी बेवकूफ़ी की बातें हैं? तो उन्होंने कहा जानते कि सब लगाए गए समस्त आरोप निराधार पाए गए, और विक्रम चाय मंगाओ, तो चाय मंगाओ, ठीक है आप निर्दोष हैं क्योंकि आपके खिलाफ कुछ साक्ष्य मिला नहीं, और मैंने भी लिख दिया कि आप निर्दोष हैं, लेकिन जो उसने आरोप लगाए हैं वो अक्षरशः सत्य हैं, और आइंदा ज़रा इस तरह से ज़रा हाथ पैर बचा के चलना, तुम्हारी बहुत लंबी सर्विस है। उनका सर आप भी कैसी बात कर रहे हैं, आपके लिए राजू भटनागर ज़्यादा विश्वास पात्र है या मैं ज़्यादा विश्वास पात्र? कि तुम बेटे हो तो वो अपराधी है, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है, इस धूप में हमने भी बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। अपने अनुभव से, तुम्हारी स्टाइल से और तुम्हारी रेपुटेशन से मैं जानता हूँ कि तुमने पूरी प्लानिंग की थी। खैर ये उनका, हमारे सीनियर अफसर का था, मेरे बड़े भाई की तरह थे, उनका कहना था ये। सर अक्सर आपके लिए कहा जाता है कि एक बार आपने कहा भी था कि एनकाउंटर किया नहीं जाता, हो जाता है। आपके बारे में ये बहुत जगह लिखा हुआ है, और आपने कहा था कि अपराधियों को जब तक सिर
उनका कलम नहीं हो जाता तब तक आप नाश्ते की मेज़ पर नहीं जाते थे। कई व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है, क्या ये कितना सही है? ये तो सही नहीं है, लेकिन हाँ, इनकाउंटर किया नहीं जाता है, इनकाउंटर हो जाता है। जैसे शिकारी, जैसे कहा ना, हमारे वांग्मय में भी, साहित्य में भी है कि शेर मुंह बाए बैठा रहे तो हिरन मुंह में तो नहीं कूदेगा। शेर को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको सूचना तंत्र मजबूत करना पड़ेगा, पिट्ठू लगा के राइफल लेकर के एक्शन पे जाना पड़ेगा, और अपने बगल में पानी की बोतल और राइफल और कारतूस और नाइट विजन डिवाइसेस, अगर एनकाउंटर रात में हो तो ड्रैगन लाइट वगैरह की व्यवस्था करके रहना होगा, ओडोमॉस वगैरह लगा करके रहना होगा, क्योंकि रात में मच्छर जंगल में इतने मिल जाते हैं, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। एनकाउंटर एक तपस्या है। और दूसरा भी आपके पास विकल्प है, आपसे कौन पूछ रहा है, आप घर में बैठिए, नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लीजिए, और वो तमाम ऐसे जो प्लेटफॉर्म है OTT वगैरह, आप भी पॉपकॉर्न रखिए और चाय पीजिए, और भगवा खोल आँख खोल करके लोकोला आँख में डाल डाल करके आप सिनेमा देखिए। किसने रोका है आपको? तो आप कहें इनकाउंटर किया जाएगा, आपसे 100 साल इनकाउंटर ना होगा, क्योंकि आपके बस का है नहीं कि आँख में लोकोला डाल के अश्लील आप सिनेमा देख रहे हो। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो शेर का मिजाज होता है तब होता है। आपने इंटेलिजेंस डेवलप की, इन्फॉर्मर आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि इन्फॉर्मर आपके 200 रुपये जो आप देते हैं उसके लिए आ रहा है? वो आ रहा है कि आप उसको सम्मान दें, उसके साथ 2 घंटे बैठे, जिससे कि जाके वो ठसक दे कि आज मैं अफसर के साथ 2 घंटे बैठ के आया हूँ। वो आपके 2,000 रुपये वैसे फेंक देगा, चपरासियों को दे देगा बाहर जाकर के, आज साहब का मूड बड़ा अच्छा है। तो आप इन्फॉर्मर्स कल्टिवेट कीजिए, चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन मजबूत कीजिए, अपने सोर्सेज को खुद मेहनत कीजिए, तब इनकाउंटर होते हैं। तो उसके बाद आप तो चप्पल पहन के चले गए थे, हम तो नंगे पैर भी जाते हैं, हम तो लुंगी बांध के भी जाते हैं, हम तो मल्लाह भी बन के, नाविक बन के जाते हैं, नाविक बन करके भी जाते हैं, और तमाम जो वेशभूषा बदल करके तांगे वाले बन करके भी जा रहे हैं। तो ये तो जैसा होता है टेरेन, वैसे हम अपने को ढाल लेते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपके 50,000 के लॉन्ग बूट आते हैं यहाँ घुटने तक के, और तलवार लगा करके, सेरेमोनियल ड्रेस, क्रॉस बेल्ट लगा के, मेडल लगा के वहाँ पे जाएंगे इनकाउंटर करने। जो मेटल के पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग कवर कर लेते हैं, जिससे कि हमारी पोजीशन रात में आउट ना हो। सर, एक आम व्यक्ति या एक आम पुलिस ऑफिसर की तरह भी आप अपना जीवन जी सकते थे। क्या आपके घर वालों ने नहीं कहा कि सैलरी आ रही है, चुपचाप से जैसे बाकी ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं वैसे करते रहिए, ज़्यादा किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा आपके घर वालों ने कभी नहीं कहा आपसे? देखिए, हमारे घर वाले भी बहुत शूरवीर और जो देश प्रेम था उनमें भी था, कभी उन्होंने, लेकिन औरों ने ज़रूर कहा क्या ज़रूरत, तनख्वाह उतनी ही मिलेगी। ज़्यादातर पत्नी ने तो कभी नहीं कहा, पत्नी ने कभी नहीं कहा, बच्चों ने कभी नहीं कहा, लेकिन जो गांव देहात के हमारे हितैषी थे उन्होंने कहा कि आपकी सीनियोरिटी आपको वहां तक ले जाएगी, आपको मरणोपरांत वीर पदक न भी मिले तो भी काम चल जाएगा। क्यों ऐसे काम कर रहे हैं कि मरणोपरांत वीर पदक आपको मिले? लेकिन ये कुछ प्रारब्ध होता है। आज मैंने कभी किसी पोस्टिंग के लिए कभी प्रयास नहीं किया। अक्सर ये होता था 2-3 पोस्टिंग में, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हो गई, कहा साहब बड़ा कष्ट हुआ जान करके कि आपकी पोस्टिंग वहाँ हो गई, भगवान आपकी रक्षा करें। 2 काम कर लीजिएगा, एक तो बीमा करा लीजिएगा, दूसरा वसीयत दी, और मैंने किया। अपना बीमा करा लीजिएगा, वसीयत लिख लीजिएगा, और आपके पास जो भी हथियार या जो कुछ है वो भाभी जी के नाम करा दीजिए, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो वो आप ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। हमको बात तो ठीक है, तो हमने करा दी सारे हथियार मिसेस के नाम। लॉकर में उनका नाम पहले भी था, अपना नाम हमने जुड़वाने की ज़रूरत नहीं समझा, लेकिन वसीयत लिख दी, इंश्योरेंस करा लिया, ये सही है। सर, अभी हमने अमिताभ बच्चन जी की बात की, अब हम उन्हीं के दोस्त के ऊपर आते हैं। राजीव गांधी जी, जो कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जी के खास दोस्त थे, वो एक बार नैनीताल घूमने गए थे अपने पूरे परिवार के साथ आप समझ गए होंगे, और आपने उनको मना कर दिया कि वो बाहर भ्रमण पर नहीं जा सकते हैं। देखिए, ऐसा हुआ था, बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या अक्टूबर 1984 में हुई। उसके बाद निर्वाचन हुआ और पूरे ऐसा बहुमत मिला उनको, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। राजभवन में आके रुकिए, अगर आप नैनीताल गई होंगी तो आपने देखा होगा राजभवन जो है वो बिल्कुल ऊंचाई पर है, और वहाँ से आने के लिए एक ही मार्ग है, ठंडी सड़क। तो ठंडी सड़क से जब प्रधानमंत्री जी, एक तो वो है जो SSP निवास और पुलिस लाइन से होता हुआ जाता है, और एक ठंडी सड़क से है। ठंडी सड़क थोड़ी सकरी है, नई नई बड़ी पावरफुल जोंगा रस्ट कलर की थी। तो उसमें प्रधानमंत्री महोदय
दोनों बच्चे, सोनिया जी और एक उनका बहुत खूबसूरत कुत्ता था, शायद लैब्राडोर था या कोई था, तो वो था। अब परिवार की पिकनिक थी। उन्होंने पहले कह दिया था कि एक भी वर्दीधारी दिखाई ना पड़े, ये मेरी निजी विजिट है परिवार के साथ, को एक भी वर्दीधारी दिखाई ना पड़े। खैर उनका काम है कहना, ब्लू बुक कुछ और कहती है। तो जो ब्लू बुक कहती है, जो रूल बुक कहती है, उसके अनुसार हमने ड्यूटी लगा दी। अब प्रधानमंत्री महोदय रेवें चश्मा लगा करके जब निकले, जब पहला उन्हें वर्दीधारी निकला तो उन्होंने ब्रेक दबाया। अच्छा। और देखते ही उन्होंने कहा हु इज इंचार्ज हियर, कौन है इंचार्ज। लेकिन उनका तेवर देख करके सब समझ गए कि आज जो है अनिष्ट होने वाला है। तो मुख्यमंत्री जी भी थे और मुख्यमंत्री से नीचे तक सबसे सीनियर मुख्यमंत्री जी थे और जूनियर मोस्ट मैं था। तो मुख्यमंत्री जी ने डीजी साहब से कहा कि भाई आप इंचार्ज जाके देखिए क्या है। डीजी साहब ने आईजी जोन साहब से कहा कि आप इंचार्ज हैं। आईजी जोन साहब ने डीआईजी साहब से कहा। डीआईजी साहब ने कहा एसएसपी साहब आप इंचार्ज हैं, आप जाके देखिए क्या मामला है। तो हम कहे सैल्यूट किया हमने, कहा डिड आई नॉट आस्क यू नॉट टू डिप्लॉय अ सिंगल पर्सन इन यूनिफॉर्म। कहा यस सर यू डिड। इन स्पाइट ऑफ माई इंस्ट्रक्शंस you choose to deploy and disobey my orders. तो हमने कहा कि अब क्या बर्खास्त सस्पेंड होना ही है। तो जो सही बात है बड़ी विनम्रता के साथ कि सर द नेशन हैज ऑलरेडी लॉस्ट द प्राइम मिनिस्टर, वी कैन नॉट टेक चांसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ योर सिक्योरिटी एंड योर सिक्योरिटी हैज टू बी फूल प्रूफ एंड फेल प्रूफ। उनका इन स्पाइट ऑफ माई ऑर्डर, उनका सारे ऑर्डर्स विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, दे कैनॉट बी अबव द रूल बुक। अब इतना सुनना था उनका कि उनका पारा 7वें आसमान पे। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन स्पॉइलिंग माई डे आई एम गोइंग बैक। अगर तुमने निर्णय कर ही लिया कि मेरा दिन खराब करोगे तो मैं वापस जा रहा हूँ। और उस पतली सी सड़क में ड्राइविंग बड़ी टॉप की करते थे और छो करते हुए रिवर्स किया और चले गए वापस राजभवन में ठंडी सड़क से। अब सबके चेहरे पे हम आई, प्राइम मिनिस्टर नाराज, अब क्या होगा। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई राम रक्षा स्त्रोत पढ़ रहा है, कोई अपने बचाव में हे प्रभु बचा लो। खैर हम लोगों ने निर्णय किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेट आर के शर्मा और हम गए, उनसे कहा कि सर अब आप चलें, अब आपको कोई वर्दीधारी दिखाई नहीं पड़ेगा। हमने ये नहीं कहा हटा दिया है, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जितने सादे वाले थे हमने कहा आगे आ जाओ, वर्दी वाले पेड़ में पीछे छुप जाओ। लेकिन आप तो बड़ा अच्छा इंतजाम है। तो भीमताल गए, भीमताल में जाकर के भुट्टे वगैरह खरीदे, चूरन खरीदा और खाया। और उसके बाद फिशिंग रॉड ले गए थे, ताल में उन्होंने फिशिंग रॉड डाली और उसके बाद एक दो करके उसके बाद वापस आए। वापस आकर के उन्होंने कहा विक्रम आई एम सॉरी, यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। विक्रम आई एम सॉरी कि तुम सही थे। अब लोगों ने कहा विक्रम सिंह अपना हाथ दो, चूम ले। अब प्रधानमंत्री तुमसे सॉरी का, तब जब सारे नवग्रह दिख रहे थे तब तो कोई आया नहीं। और ये सबके लिए नसीहत होनी चाहिए कि जब कोई ऐसी स्थिति आती तब आप अकेले रहते हैं, और जब कोई ऐसी होती है, जब सक्सेस मिलता है तो सब लोग आ जाते हैं आपके सहभागिता के लेने के लिए। तो एक वर्ष की जो फिशिंग में कुछ मछली मिली, नहीं मछली तो नहीं मिली, तो काहे बात कि तुम एसएसपी हो, उनका तो मैं मछली पकड़वा भी दूं क्या। ये तो हमारे बस के किसी एसएसपी के यहाँ बस की बात नहीं कि मछली पहले से ही रॉड में फंसा करके दे। खैर ये तो बात हुई है। सर वर्तमान के यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर भी सुनने में आया कि एक बार हमले की कोशिश की गई थी, क्या आपकी जानकारी में है? कोशिश नहीं थी, पूरी तरह से कोशिश हुई थी। कोशिश ही नहीं, पूरा षड्यंत्र था। आप अगर याद करें इराक पे एक हमला हुआ था वीआईपी पे, कि एक सकरी गली में उनके ऊपर आक्रमण होता है, 2 गाड़ियों में आग लगा के, एक पीछे एक बस में आग लगा के आगे। जब वो बिल्कुल घिर जाते हैं और चारों छतों पर स्नाइपर बैठे रहते हैं, और जब वीआईपी निकलता है तो गोलियों से भून देते हैं। ये था उनका प्लान। तो ये बात है आजमगढ़ की। और जब मुझे पता लगता है तो मैं एसपी को फ़ोन करता हूँ, भाई आप कहाँ हैं? उनका सर मैं निवास पे हूँ। उनका आपके यहाँ दंगा हो गया? हो तो गया। कप्तान साहब शहर में दंगा हो रहा है और आप निवास में हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ, और ये मैं आपको अभी 2 वाक्य कह रहा हूँ कि अगर हेलीकॉप्टर मेरे उतरने के पहले आपने दंगा नियंत्रित नहीं किया और योगी जी सकुशल आपको निकाल नहीं लाए तो ये मान के चलिए आपका होगा अनिष्ट, आपका होगा अनिष्ट। और मैं चल रहा हूँ। खैर जब तक मैं अपने निवास से, डीजी निवास से पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुँचा, तब तक उनका फ़ोन हो गया, सर हमने दंगा नियंत्रित कर लिया, मैं खुद यहीं मौके पे हूँ और योगी जी को सकुशल हम लोगों ने निकाल लिया है। हमने कहा ये तुमने योगी जी पर नहीं, अपने ऊपर बड़ी कृपा कर ली, वरना आज तुम्हारे जीवन का, करियर का
आगे मैं नहीं कहूँगा, समझ सकती मैंने क्या कहा होगा, क्योंकि इसमें कोई माफ़ी का खाना नहीं होता है कि मैं आ रहा हूँ फिर मैं निपट लूँगा आप लोगों से भी। तो ये भी एक अच्छा था, लेकिन हाँ बड़ी नसीहतें मिली हमें, और पुलिस ऑफिसर्स को मेरी ये अनुरोध है कि जब कभी शहर में ऐसी तनावग्रस्त स्थिति हो तो मौके पर खुद रहा करें। सर, एक वाकया है जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है कि एक दरोगा की हत्या कर दी जाती है और उनकी पत्नी का बलात्कार किया जाता है उन्हीं के सामने। ये क्या वाकया था? ज़िला एटा, वर्ष 1981 में मैं एसएसपी गया। ये उसके लगभग 2 वर्ष पहले की बात है। महावीरा डकैत, महावीरा एक साइकोपैथ किलर था, तो वो ताक में रहता था, खासकर पुलिस वालों से उसकी बड़ा उसको प्रतिशोध या बहुत उससे ज़्यादा एक फिक्सेशन था दिमाग में। तो मुसाफिर की तरह बैठ करके ढाटा बैंड करके 2-3 आदमी नाव में बैठे, दरोगा जी और उनकी पत्नी भी बैठे थे और वो लोग जा रहे थे उस पार। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब ये लोग चलते हैं तो पहले तो महावीरा ने दरोगा जी को उठाया और उनकी बोटी बोटी काट करके, पहले तो उनके कमर या नीचे गोली मारी, जब अधमरे हो गए तो बोटी बोटी काट करके गड़ासे से उनको नदी में फेंका, और फिर पत्नी को का किया बलात्कार, और फिर शायद पत्नी की भी हत्या करके उसको फेंक भाग दिया। ये बहुत ख़राब टाइम था उत्तर प्रदेश का। डकैत गैंग ऐसे घूमते थे जैसे चींटियों की समूह चल रहे हैं, और एटा में भी आग लगी हुई थी। खैर ये बात उसके बाद ये था कि सूचना डेवलप की, महावीरा का एनकाउंटर हुआ, दिन दहाड़े एनकाउंटर हुआ, मारा गया। तो ये किस्सा हुआ। सर, एक गुमनामी बाबा जिन्हें कहा जाता था कि ये सुभाष चंद्र बोस ही हैं, इसके संकेत कैसे मिले? संकेत देखिए, मैं थोड़ा लिखता पढ़ता रहा हूँ, अयोध्या से मेरा बड़ा वास्ता रहा है। राम भवन जहाँ पर वो रुके थे उनके मालिकान को मैं जानता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध थे उस परिवार से जहाँ गुमनामी बाबा रहते थे। अब गुमनामी बाबा के संदूकों में कोई भी व्यक्ति हो, अगर नेताजी के माता पिता के चित्र मिल रहे हैं, परिवार के चित्र मिल रहे हैं, नेताजी के हस्तलिखित कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर चीन भारत पे हमला करे तो हमारी क्या रणनीति होगी उसके बारे में लेखा जोखा एक्शन प्लान बना हो, जर्मनी के बने हुए बायनाकुलर्स और नेताजी की आई पावर के वैसे ही चांदी का फ्रेम, वही घड़ी रोलेक्स जो नेताजी मानते थे वही रोलेक्स घड़ी मिल रही है, वही जो टी शर्ट बोन चाइना का जो अरिस्टोक्रेटिक नेताजी यूज़ करते थे वही टी शर्ट अगर मिल रहा है, और उनके जन्मदिन के ऊपर उत्सव होता हो, और जन्मदिन के ऊपर कोलकाता से उनके परिवार के लोग कुछ आके गुमनामी बाबा से मिलते हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि इतने होने के बाद क्या संभावना है कि वो गुमनामी बाबा नेताजी थे या नहीं थे। और 2 लोगों से उन्होंने कहा, खासकर राम भवन की जो मालकिन थी एक दिन बहुत दुखी थी, उनका अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं नेताजी हूं तो उनका तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा, समझ लो मैं ही नेताजी हूं। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए, गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। और जिन लोगों को ज़्यादा रुचि है तो अनुज धर ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है, और उसने यहाँ तक किया क्योंकि उसने देखा कि जो भी शाह नवाज कमीशन, ये जो कमीशन बने थे उन्होंने लीपा पोती की, सच्चाई तक नहीं गए थे। उन्होंने नेताजी की हैंड राइटिंग अमेरिका भेजा और नेताजी के अन्य 5 लोगों की हैंड राइटिंग भेजी, का ये बता दीजिए किसकी हैंड राइटिंग है। तो अमेरिका का तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जानता नहीं था नेताजी कौन है। उसने सीधे कहा कि ये हैंड राइटिंग इससे पूरी तरह से मैच कर रही है, यानी नेताजी से। अब आप खुद बता दीजिए गुमनामी बाबा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने की प्रबल संभावना है कि नहीं है, क्योंकि सारे साक्ष्य इधर कह रहे हैं। सर, अब तो राम मंदिर बन गया है, पहले तो ये कहा जाता था कि बस नारा लगेगा मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन देवराहा बाबा ने कह दिया था कि राम मंदिर यहीं बनेगा। तो देवराहा बाबा कौन थे और उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देवराहा बाबा के बारे में रीडर्स डाइजेस्ट जो बड़ी ही प्रतिष्ठित एक अंग्रेजी पत्रिका है, उसने एक लेख लिखा था सप्लीमेंट में, द एजलेस सेंट, वह साधु जिसकी कोई आयु नहीं है। और मेरा ये अहोभाग्य था कि मुझे बहुत सानिध्य मिला देवराहा बाबा का। प्रयागराज के होने के नाते जब कभी कुंभ में आते थे मैं नियमित जाता था मिलने, नियमित दर्शन करने जाता था, दीक्षा भी ली। तो देवराहा बाबा की आयु के बारे में कोई कहते नहीं थे। जब वो कहते थे कि जब बच्चा अंग्रेज भगत कलेक्टर आते थे घोड़े पे बैठ करके, तो मतलब आप समझ सकती हैं कि अंग्रेज कलेक्टर तो कितनी पुरानी बात। तो कहते थे कि बच्चा जब बड़ा वाला जो संग्राम हुआ था उसके बारे में बहुत डर गए रहे अंग्रेज,
1857 की बात कर रहे थे। फिर उसके पहले की बात करते थे नवाबों की, कि नवाब आते थे, नवाब अपनी बात करते थे और कहते थे कि वो बेगम से लड़ाई हो जाती थी, तो लड़ाई हो जाती थी तो बेगम चली जाती थी, तो हम जब उनको आशीर्वाद देते तो बेगम वापस आती थी, तो खूब मिठाई प्रसाद बंटवाता रहा। तो अब बताते कि नवाबी ज़माने की भी बातें बताते थे। अंग्रेज़ों की बात यही कहते हैं। किसी ने पूछा उनसे कि बाबा बताइए कि आपकी आयु, का साधु की कोई आयु नहीं होती है, और उनके लिए कोई कुछ भी लाए, मेवा वगैरह, बास्केट के बास्केट, तो कहते बालक बिक्रम ले जा बांट दिया हो, क्योंकि बाबा ये तो आप कहते यही तो हमारा है। वो एक साहब ब्रीफ केस में नोट लाए, बांट दिया हो बच्चों को, सब तो वहीं सब भक्तों को बंटवा दिया। बाबा जी तो आपके ये सब हमारे। बाबा ने कभी कोई चीज़ स्पर्श नहीं की, कभी कुछ भोजन पानी नहीं लिया, कभी किसी से कोई सेवा नहीं ली, और इसी तरीके से वो सबको केवल आशीर्वाद ही देते थे। एक बार BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आ गए थे, बड़ा अच्छा ये लतीफ़ा है। तो हमने कहा बाबा ये BBC से बड़ी दूर से आए हैं, ये आपका कुछ उपदेश चाहते हैं? उनका नहीं, साधु संतों को व्याख्यान देना मना है। और आज के साधु संत देख लो, ब्यूटी पार्लर में जा करके केश विन्यास और यहाँ कान से कान तक का जो है वो पेंट लगा करके जब बोलते हैं तो मालूम पड़ता कहीं BBC वाले आ गए, तब तो फिर और ही प्रतिभा का प्रागट्य होता। हमने कहा बाबा लाखों रुपए खर्च करके नौकरी चले गए। अच्छा ले आया हो लकड़ी, जैसे तुमने ले आया हो लकड़ी। 2 लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब दोनों लकड़ियों का रगड़ पड़ेगा तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी, सब भरोसो भजनामा, जो गावहीं श्रुति संत। अब बंद करा हो लकड़ी, जा होगा बोल। अरे बाबा थोड़ा सा ना इतनी बात उपदेश देकर BBC वाले बहुत तृप्त होके गए, इतना ही काफ़ी था हमारे लिए। और जो उनका एक्सपोजर था 2 घंटे रुकने के बाद, ये 1 मिनट का भी प्रवचन नहीं, लेकिन शायद YouTube पे अभी भी मिल जाएगी। हाँ है। सर इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करेंगे, लेकिन मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपने भी UPSC क्लियर किया है और आजकल जो जनरेशन है वो थोड़ी दुविधा में है, क्योंकि UPSC के लिए सीट्स कम हैं, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग 7-8 साल पूरा परिश्रम करते हैं और उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और उस बीच उन्होंने ना अपनी स्किल्स पर काम किया होता है, और जब उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं होता और वो फिर मार्केट में उतरते हैं तो वो किसी काम के नहीं होते। ये ऐसे ट्विटर पर भी काफ़ी वीडियो वायरल हुआ है। तो इसके लिए आप ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनको क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर वंदना, मैं हर चीज़ से सहमत हूँ, सिवाय इसके कि किसी काम के नहीं रहते। जिसने 5-6 साल UPSC की तैयारी की है वो किसी काबिल तो होगा ही। मेरा परामर्श ये होगा कि अपनी स्किल और वैल्यू एडिशन ज़रूर करते रहिए। एंड नॉलेज इज़ इंस्टेंट ग्लोबल एडवांटेज। नॉलेज इज़ इंस्टेंट ग्लोबल एडवांटेज। जिस फील्ड का भी आपके नॉलेज हो, आप उसमें आगे बढ़िए, UPSC की तैयारी कीजिए। ये मैं बता दूं, अधिकांश जो UPSC में हम लोग पास हुए, टॉपर्स तो आते ही आते हैं और सबसे पहले वही, लेकिन ऐसा नहीं कि जो टॉपर्स नहीं वो नहीं आते। आपके सामने बैठा हूँ और ऐसे तमाम लोगों के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाई। आज प्रोफेसर नैमुर रहमान फारूकी साहब आज वर्ल्ड के हिस्टोरियन हैं, नोन प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में थे वो, और हम लोग जॉइंट स्टडी करते थे। मैंने हिस्ट्री कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, मैंने कभी पढ़ी नहीं, और उन्होंने कहा कि विक्रम तुम्हारी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, तुम इस बार ड्रॉप कर जाओ। तो हमने कहते थे, हम तो बेफिक्र टाइप के थे, मस्त मौला। हमने कहा दे लेते हैं नैमुर, क्या हो जाएगा। नहीं हो, अगले साल फिर मैंने दिया। अब चमत्कार सुनिए, बताइए, जो आदमी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, जिसने ज़िंदगी भर हिस्ट्री जी हो, हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, और जिसने हिस्ट्री पढ़ी है 4 महीने, किसके नंबर ज़्यादा है? आपके ज़्यादा होंगे। ये चमत्कार नहीं है। तो ये पूछिएगा नहीं कि चमत्कार हुआ कैसे। माता पिता की सेवा मैंने श्रवण कुमार की तरह की, वो मेरे कवच थे, और वहाँ से वहाँ तक मेरे दरवाजे खुलवाए जहाँ की मुझे उम्मीद नहीं थी। चमत्कार तो ये था, और कैरियर भर में अगर गोलियां लगी और जिंदा हुआ आपके सामने, चमत्कार वो भी था। ऐसी तमाम पोस्टिंग मिली, और DG तो छोड़ दीजिए, लोग कहते थे आप जिंदगी में कभी DG बनेंगे नहीं, और DGP का तो ख्वाब भी मत देखिए। जब DGP बन गया तो लोगों ने कहा अजब इनकलाब दौरा तो देखो, अजब इनकलाब दौरा तो देखो, मंजिल उसे मिली जो शरीके सफ़र न था। मैं तो रेस में ही नहीं था, मैं कभी सोच भी नहीं, लेकिन बन गया DG। ईश्वर तो बनाने वाला तो परमात्मा है। आप अपने को कैपेबिलिटीज़ को रखें,
अपने माता पिता गुरु की खूब सेवा कीजिए और फिर देखिए उनका आशीर्वाद आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और एक लंबी बातचीत की हमने, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आत्मीयता से बात हुई, और थैंक यू सो मच सर। आशीर्वाद डॉक्टर वंदना जी, आप खूब आगे बढ़िए, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। बस इस बात का ध्यान रहे कि एक भी ऊंची जबान में यह हम कड़वी बात बच्चों से करते हैं, वो उनके मन, मस्तिष्क और व्यक्तित्व को एक बहुत बड़ा उसके ऊपर नकारात्मक संदेश जाता है। 10 बार सोचिए, बल्कि बेहतर होगा आप ना करें, क्योंकि इन टोटलिटी मेरे जीवन का निचोड़ यही है, कड़वी या खराब बात करना बच्चे के लिए और आपके लिए भी हितकर होगा, और आपको तो पाप बोध देगा ही, ताजिंदगी देगा, और जब मेरी उम्र के आप होंगे तो आप रोएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। व्यूअर्स के लिए मेरा ये अनुरोध है कि ये पूरा पॉडकास्ट देखें, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार है, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आगे के पॉडकास्ट में आप किसे देखना चाहते हैं, और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर वंदना जी।